हेलो स्टूडेंट्स, मैं 100 ईडियम एंड फ्रेजेस की एक सीरीज़ लेकर आई हूँ। हर एक वीडियो में 10 ईडियम एंड फ्रेजेस रहेंगे और इतने इंटरेस्टिंग वे से बताऊँगी कि आपको सारे के सारे क्लास में ही याद हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा बीट अबाउट द बुश या फिर बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोल मोल बातें घुमाना। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर का यूज़ किया है। यहाँ पे एक लेडीज़ हैं और यहाँ पे एक जेंटलमैन है। ये लेडीज़ इनको बोल रही हैं कि गोल मोल बातें मत घुमाइए, सीधे सीधे बताइए इस चेस्ट में क्या है। अगर आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना है तो उसके लिए हियर इज़ अ एग्जाम्पल। प्लीज़ स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी हाउ मच दिस प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू कॉस्ट। मतलब गोल मोल बातें मत घुमाइए, मुझे बताइए कि इस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगने वाले हैं। नेक्स्ट इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि किसी भी बात को अचानक से अनजाने से खोल देना। अब इस पिक्चर से आप लोग कैसे याद रख सकते हैं? इनसे गलती से सारे बीन्स जो हैं वो गिर गए। वो चाह नहीं रही थी बट गलती से सारे बीन्स उनसे गिर गए। फ्लो में एक्सीडेंटली गलती से जब हम सीक्रेट्स अपने जो बात आपको नहीं बतानी होती, छुपानी होती, उसको बता देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पिल द बीन्स। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ट्रस्ट हर टू स्पिल द बीन्स, सी नेवर कुड कीप अ सीक्रेट। मतलब उसको, उस इंसान को आप ऐसे सोच कर रखिए कि वो तो सारी बातें बता ही देगी, कुछ सीक्रेट नहीं रखेगी आपका, क्योंकि वो सीक्रेट नहीं रख पाती। सेकंड सेंटेंस, कम ऑन स्पिल द बीन्स। चलिए आप मुझे सीधे सीधे बता दीजिए क्या बात है। थर्ड, कॉस्ट आर्म एंड अ लेग। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा या बहुत बड़ी रकम। इस पिक्चर से कैसे याद करेंगे? ये एक मार्ट है, ओके, और इस मार्ट में ये इंसान जो है वो कुछ कीमती सामान लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए आया है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है। इसके लिए इसको अपने हाथ पाँव भी काटने पड़ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? लार्ज हाउस कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बड़े घर खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली दे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे किसी भी चीज़ में। दे मतलब कोई भी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा कोई चीज़ जो रेयर हो, अक्सर ना होता हो, बहुत ज़्यादा टाइम गैप के बाद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लू मून है हमारा। ब्लू मून तो ऐसे होता नहीं है, तो वैसे ही समझ जाइए कि जो बहुत ही रेयर होने वाला कोई इंसिडेंट हो। सेंटेंस में दैट काइंड ऑफ चांसेस कम्स वंस इन अ ब्लू मून। उस तरीके का जो चांस है, जो मौका है, वो बहुत रेयर आता है, कभी कभार आता है। आई सी हर वंस इन अ ब्लू मून। मैं उन्हें कभी कभार ही देख पाता हूँ। नेक्स्ट, फेस द म्यूज़िक। अब फेस द म्यूज़िक से बहुत पॉजिटिव नोट ऐसा लगता है हमें, बट मीनिंग एकदम ही ऑपोजिट है। फेस द म्यूज़िक का मतलब है कि अपनी गलती को मान लेना और पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लड़का है, इसने ये कांच तोड़ दिया है और ये सबके सामने खड़ा है बताते हुए कि भाई मेरी ये गलती हो गई है, अब मुझे जो भी सज़ा देनी है आप दे सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में, इफ़ शी लाइड टू मी देन शील हैव टू फेस द म्यूज़िक। अगर उसने मुझसे झूठ बोला तो उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। शी फाइनली डिसाइडेड
to face the music and tell her parents about the broken window. उसने आखिरकार ये डिसाइड कर ही लिया कि वो अपने पेरेंट्स को बता देगी कि कांच उसने तोड़े हैं, और उसके बाद फिर उसकी सज़ा भुगतने के लिए वो तैयार है। नेक्स्ट इज़ अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर क्या होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है कि तबीयत ठीक ना होना, तबीयत थोड़ी ख़राब होना, ठीक है। अब इस पिक्चर से आप कैसे याद करेंगे? इसके सर के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, इसके हाथ में कॉफ़ी या चाय कुछ है, इसको बहुत ठंड लग रही है, तबीयत ख़राब है इसकी, यहाँ पे मेडिसिन है। शी इज़ अंडर द वेदर। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। I won't be able to make it to the office today because I am feeling a bit under the weather. मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब है। Despite feeling a little under the weather, he still managed to finish all his assignments. उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसके बावजूद भी उसने पूरे असाइनमेंट पूरा किया। नेक्स्ट इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अचानक से कुछ बुरी दुर्घटना हो जाना, ठीक है। अच्छी नहीं, अचानक से जो भी होगी बुरी ही होगी, वही होगा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब यहाँ देखिए एक थंडर बोल्ट आ रहा है और ये अचानक से हो गया है, सारा चीज़ जो है नॉर्मल था और अचानक से पता नहीं ये कहाँ से आ गया। द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। कहने का मतलब है कि उसकी डेथ की जो न्यूज़ थी वो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू थी, अचानक से बहुत बुरा न्यूज़ आया, तबीयत ख़राब नहीं थी, अचानक से पता नहीं कैसे ही पास्ड अवे, कैसे वो मर गए, तो बोल्ट ऑफ द ब्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हर डिसमल केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हर डिसमिसल केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। डिसमिसल मतलब क्या होता है? डिसमिसल मतलब निकाल देना जॉब से, ठीक है। तो उसका जॉब से जो निकाल दिया जाना अचानक से, वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, अनएक्सपेक्टेड था और ऑब्वियसली बुरा तो था ही। नेक्स्ट है बरी द हैचेट। अब बरी द हैचेट क्या होता है? बरी द हैचेट मतलब होता है कि आपस का जितना भी मतभेद है उसको ख़त्म करना। जैसे ये है, ये राइवलरी अपनी यहाँ पे दबा के और आपस में राइवलरी ख़त्म कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस में यूज आफ्टर years ऑफ नॉट स्पीकिंग द टू ब्रदर्स फाइनली डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। मतलब दो भाई बहुत लंबे समय तक आपस में बात नहीं कर रहे थे और फाइनली उन्होंने जो है आपसी मतभेद को ख़त्म करने का डिसीज़न लिया। नेक्स्ट इज he had a silly argument last week but we buried the hatchet over coffee this morning. हमारे बीच में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई थी, छोटी सी नोक झोंक हो गई थी और उसे हमने एक कॉफ़ी पे इस मॉर्निंग, इस सुबह ख़त्म करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट इज़ वाइल्ड गूज चेज। अब वाइल्ड गूज चेज क्या होता है? अब इसका मतलब होता है कि कोई वर्थलेस एफर्ट, मतलब वर्थलेस काम के पीछे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं मिलता है, कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिलता है। मतलब बिना मतलब का आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करें, उसका मतलब ये हुआ। इस पिक्चर से कैसे समझ सकते हैं? ये वाइल्ड गूज है, ये उड़ती जा रही है, ये जो है वो नदी के ऊपर और पहाड़ के ऊपर बहुत दूर चली जाएगी। ये कितना भी इसको पकड़ने की कोशिश करे, कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये एफर्ट जो भी वो लगा रहा है वो यूज़लेस है, बिना काम का है। सेंटेंस में वी स्पेंट आवर्स सर्चिंग द एंटायर सिटी फॉर द स्पेसिफिक बुक शी आस्क्ड फॉर, only to realize later it was completely out of print and we had been on a wild goose chase. कहने का मतलब है कि जिस बुक को उसने मंगाया था वो बुक जो थी वो प्रिंट में ही नहीं थी
और हमने पूरे शहर जो है छान मारा। अब वो क्या था, वाइल्ड गूस चेस, क्योंकि उसका कुछ तो आउटपुट निकलने से रहा, क्योंकि वो तो प्रिंट में ही नहीं था। अब कितने भी शहर पूरे कितने भी छान मारते उनको तो वो मिलता नहीं, इसीलिए वो एक वाइल्ड गूस चेस था। नेक्स्ट लास्ट है हमारा एट द 11th आवर। ये तो बहुतों ने सुना भी होगा। अब 11th आवर क्या होता है? 11th आवर का मतलब है एकदम आखिर में जाकर, एकदम डेडलाइन से तुरंत पहले कोई काम करना या नहीं करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इनको एक डेडलाइन दिया गया है कि आपको जो है वो ये काम करके और ऑफिस में देना है, और वे आखिरी रात को कर रहे हैं सारा काम, और दूसरे दिन ही डेडलाइन है, मतलब लास्ट मोमेंट पे। जैसे सेंटेंस में यूज ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर। कहने का मतलब है कि जस्ट ट्रिप्स के लिए हम लोग सारे निकलने ही वाले थे और उस समय उन्होंने मना कर दिया। द प्रेसिडेंट्स विजिट वॉज कॉल्ड ऑफ एट द 11th आवर। कहने का मतलब है प्रेसिडेंट जो है वो आने वाले थे और आखिरी मोमेंट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैड टू सबमिट माई प्रोजेक्ट टुमारो एंड आई फिनिश्ड इट एट 11th आवर। मतलब कहने का मतलब है कि जस्ट कल ही मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना था और मैंने आखिरी समय में जाकर उसको पूरा किया। सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला सेशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपको इस तरीके के और भी वीडियोस चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।